हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 63rd बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके करेक्ट ऑप्शंस और उस ऑप्शन के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, जो लॉजिक है, उसे भी आज हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो सेशन है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस करने में हेल्प करता है, जिसके बेसिस पर आप आने वाली एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि आने वाली एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से ऑप्शंस रहते हैं, किस तरह से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। इन सारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का आज एनालिसिस देखेंगे और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब उससे पहले दोस्तों, मैं आपको स्टडी आईक्यू के बारे में बता दूं। जैसा कि आप जानते हो अभी तो दिवाली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्टडी आईक्यू भी आपके लिए बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट्स लेकर आया है। तो उसी में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो है वो है दिवाली सेल। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हो, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दोस्तों स्टडी आईक्यू की संकल्प 7 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए एकदम परफेक्टली डिज़ाइंड है। ये आपको अपना सपना अचीव करने में, आपकी पूरी जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ पर हम आपको फाउंडेशन से लेकर इंटरव्यू तक तीनों स्टेजेस में प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। हम यहाँ पर आपको डेली हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। डेली शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होगी। उसके साथ ही आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको स्टडी करने के लिए क्रक्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इसका बेस्ट जो एडवांटेज है, जो सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है दोस्तों 1-on-1 मेंटरशिप। आपको पर्सनली एक मेंटोर असाइन किया जाता है जिनसे आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो। वो आपके सारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। वो आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ रहते हैं और आपको अपना सपना अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हो 31 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 31 अक्टूबर को 7th बैच का क्लोजिंग है दोस्तों, तो और अगर आप मेरा कोड PSK लाइव वहाँ पर यूज़ करते हो एडमिशन लेते वक्त, तो आपको दोस्तों मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो बैच है ये आपको मात्र 9,999 में अवेलेबल हो जाएगी। सोचिए, इतना परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन कोर्सेज लेकर आया है। करंट अफेयर से लेकर हैंड रिटन नोट से लेकर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी मात्र 9,999 में। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप मेरा कोड यूज़ कीजिए PSK लाइव और हमारी बैच में एडमिशन ले लीजिए। अब दोस्तों, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रफुल्ल के _साइंस एंड टेक। इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं आपके साथ डेली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जितने भी साइंस टेक के आर्टिकल्स आते हैं उन आर्टिकल्स को शेयर करता हूँ और उन आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रिपरेशन है वो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे होगी और आपको एग्जाम में इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। आप प्रीलिम्स के सारे साइंस टेक के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से आते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से आप टैकल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, 63rd BPSC प्रीलिम्स में हमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब वहाँ हम लोग एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस वीडियोस जो आप देख रहे हो, जिसमें मैंने 60 सेकंड का भी आपको एनालिसिस दिया है और आगे की भी वीडियोस आएंगे जिसमें 64th BPSC, 65th BPSC, इन सब का एनालिसिस प्रोवाइड किया है। उनको कंपेयर करके आप आने वाली 17th BPSC के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये सारी सेशन होने के बाद हम लोग एक स्ट्रैटेजी सेशन भी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है, क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर इसे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमें दिखाई देता है, उसकी रेंज क्या है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 1300 एमस्ट्रॉन्ग टू 3900, फिर 3900 टू 7600, देन 7800 एमस्ट्रॉन्ग टू 8200 एमस्ट्रॉन्ग, देन 8500 एमस्ट्रॉन्ग टू 9800 एमस्ट्रॉन्ग।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने प्रिपरेशन करते वक्त क्या पढ़ा होता है कि विजिबल लाइट की जो स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, जनरली दोस्तों उस वेवलेंथ को हम लोग पढ़ते हैं नैनोमीटर्स में। और नैनोमीटर्स में जब हम लोग इसे पढ़ते हैं तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है जो हम लोगों ने याद करके रखा है। तो दोस्तों विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो हम सब ने याद करके रखा है वो है दोस्तों 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। 390 नैनोमीटर से 760 760 नैनोमीटर, ये हमने याद करके रखा है। अब नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का रिलेशन क्या होता है? तो दोस्तों एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10 एंगस्ट्रॉम्स। तो 390 नैनोमीटर मतलब क्या हो जाएगा? 3900 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों यहां पर समझिए कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर आपको ऑप्शन क्या होगा, वहां पर आपको ऑप्शन होगा दोस्तों नैनोमीटर में, और यहाँ पे ऑप्शन है आपको एंगस्ट्रॉम में। तो आपको नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का रिलेशन समझना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। इसे ही आपको कैसे पूछा जाएगा? तो 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों आप इसको याद रखोगे, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, इस पर हमें क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन वॉचेस। दोस्तों घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो किससे बना होता है? वो सोडियम सिलिकेट से बना होता है, सोडियम डाइऑक्साइड से बना होता है, जर्मेनियम ऑक्साइड से बना होता है, कि टाइटेनियम ऑक्साइड से बना होता है? अब दोस्तों घड़ी तो आप जानते हो, हमारे पास जो घड़ी आती है क्वार्ट्ज, ओके, क्वार्ट्ज में जो मटेरियल जो यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो क्वार्ट्ज पत्थर जो है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो कि क्वार्ट्ज ये पत्थर जो है जिसमें सिलिकॉन बहुत सारा होता है। अब हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है उसमें सिलिकॉन का परसेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों क्वार्ट्ज को ही घड़ी में क्यों यूज़ करते हैं? वो इसीलिए करते हैं, ये तो एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और उसमें एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब ये पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या करती है? तो दोस्तों ये पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करती है। जब आप उन पर मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट करते हो, मैकेनिकल यानी कोई दबाव उस पर देते हो, तब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करती है जो घड़ी को अपना टाइम प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प करती है। इस पाइजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के वजह से ही क्वार्ट्ज घड़ियों में दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब बाकी के जो ऑप्शंस दिए थे दोस्तों उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब दोस्तों आपको पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया था वो ये था सोडियम सिलिकेट। ओके, सोडियम सिलिकेट भी ये डिफरेंट कंपाउंड है, इसे बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है पर घड़ी में नहीं यूज करते। घड़ी में दोस्तों यूज करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब वैसे ही दोस्तों एक जर्मेनियम ऑक्साइड भी आता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी आता है। अब दोस्तों इनका यूज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कोटिंग इंडस्ट्री में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जर्मेनियम ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज होता है पर घड़ी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता। इसलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो गलत थे। अब वैसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रोमाइन इज। दोस्तों ब्रोमीन क्या है? एक कलरलेस गैस है, रंगहीन गैस है, या ब्राउन सॉलिड है, ठोस है, सॉलिड है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, या रेड लिक्विड है, लाल द्रव्य है? अब दोस्तों ब्रोमाइन के बारे में हमने क्या पढ़ कर रखा है? तो दोस्तों ब्रोमाइन के बारे में आपने पढ़ा है कि ये नॉन मेटल है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमें आता था पहले कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में होता है? उसका आंसर हमें पता है मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी दोस्तों ये मेटल है और ये जो रूम टेम्परेचर है, सामान्य तापमान जो है, इसमें ये लिक्विड स्टेज में होता है। पर दोस्तों मर्क्यूरी के साथ ही और एक एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, द्रव की स्थिति में होता है, वो है दोस्तों ब्रोमाइन। ब्रोमाइन ये नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में होता है और इसका कलर होता है दोस्तों रेडिश ब्राउन लिक्विड। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए थे
तो उनमें से दोस्तों इसका कलर कैसे होगा, तो इसका कलर होगा दोस्तों रेड लिक्विड, ऑप्शन डी, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब दोस्तों आपने पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली के बारे में सुना होगा। हैलोजन फैमिली जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव्स में आती है। इस हैलोजन फैमिली में दोस्तों ब्रोमाइन के साथ और कौन आता है, तो ब्रोमाइन के साथ दोस्तों क्लोरीन भी आता है और फ्लोरीन भी आता है। क्लोरीन, फ्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन, ये दोस्तों हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इनके कलर भी देख लीजिए, जैसे ब्राउन के लिए हमने देखा था कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वैसे ही दोस्तों क्लोरीन जो है ये वॉलेट कलर की होती है। क्लोरीन जो है ये वॉलेट कलर की होती है और फ्लोरीन जो है दोस्तों ये ग्रीन कलर की होती है। फ्लोरीन भी ग्रीन कलर की होती है। अब ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, उसे याद रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा गया भी है नेक्स्ट एग्जाम्स में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गैस यूज इन वेल्डिंग। दोस्तों वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो पहली ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और एसिटिलीन को यूज किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन और एसिटिलीन को यूज किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वेल्डिंग जो देखी है आपने। अब वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो मेटल को ज्वाइंट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर कि वो दोनों मेटल मोल्ड हो जाए, पिघल जाए। अब ये टेम्परेचर जनरेट करने के लिए दोस्तों वेल्डिंग मशीन में दो गैसेस यूज़ की जाती है। पहली है दोस्तों ऑक्सीजन और दूसरी है दोस्तों एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन इन गैस को यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में। जो क्या करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। कितना, तो 3500 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर वहाँ पे जनरेट ये दो गैसेस करती है, तो वहाँ तो वो मेटल जो है वो पिघल जाएगा और हमारा जो पर्पस था वेल्डिंग का, दोनों का जॉइंट कराने का, वो दोस्तों अचीव हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो दो गैसेस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों को मेटल को कट करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए या जॉइंट करने के लिए दोस्तों यूज करते हैं। इसी को दूसरी टर्म भी है दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन। ओके, अब ऑक्सीजन और एसिटिलीन ऑप्शन में आए तो हम लोग लिख लेंगे, पर ये ऑप्शन में हमें कंफ्यूज करने के लिए वहां पर ऑक्सी एसिटिलीन भी लिखते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में भी प्रिपेयर रहिएगा। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। अब बाकी के जो गैसेस है वो गैसेस दोस्तों इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप आर कोटेड विथ। गैल्वनाइजेशन जो होता है उसके पाइप जो है उनके ऊपर कौन सी परत होती है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। गैल्वनाइजेशन, लोहे को जंग लगना, रस्टिंग होना, कौन सी प्रोसेस है, उसको बचाते कैसे है, ये एनसीईआरटी में टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वो है जिंक, दूसरा ऑप्शन है मर्क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लेड और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। तो दोस्तों गैल्वनाइज आयरन, अब देखिए लोहा अगर एटमॉस्फेयर में रहता है तो उसको जंग लग जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। अब दोस्तों रस्टिंग होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, कब लोहा रस्ट होता है, उसे जंग लगता है, जब दोस्तों आयरन जो है ये पानी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब पानी जो है जरूरी नहीं कि लिक्विड फॉर्म में ही हो, अगर वेपर भी होती है, भाप भी होती है, तो भी लोहे को जंग लग सकता है। अब इससे बचाने के लिए जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब जिंक की लेयर इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिंक जो है ये लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लोहे के ऊपर इसकी एक परत बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों गैल्वनाइजेशन, जिसके वजह से लोहा जो है ये रस्ट नहीं बनता, यानी ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर आयरन ऑक्साइड नहीं बनता। तो दोस्तों आयरन और आयरन रस्ट जो होती है वो होता है दोस्तों
आयरन ऑक्साइड, और ऑक्साइड ना बने करके, और जब ये ऑक्साइड बनता है तब उसका कलर जो है वो हो जाता है रेडिश ब्राउन, लाल कलर का ऐसे ब्राउन हो जाता है। तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन में दोस्तों जिंक, इस मेटल की उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों जस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर। अब दोस्तों कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, बिस्फेट होते हैं, या सल्फेट होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है, ये टॉपिक पर भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, या सोडे की प्रोसेस के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों जनरली हम लोग जितने भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जो हमारे साबुन में होते हैं या डिटर्जेंट पाउडर में जो होते हैं, वो दोस्तों जनरली होते हैं सल्फेट। ओके, वो जो होते हैं वो जनरली होते हैं दोस्तों सल्फेट। अब उनका नाम क्या होता है? तो दोस्तों पहला जो होता है वो होता है सोडियम अल्काइल सल्फेट, एक होता है सोडियम अल्काइल सल्फेट, और दूसरा होता है दोस्तों सोडियम अल्काइल बेंजोन सल्फोनेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सल्फेट लिखा है, यहाँ पे सल्फोनेट लिखा है। तो जनरली दोस्तों जो भी डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो सल्फोनेट होते हैं, और ये क्या करते हैं? तो दोस्तों ये जब भी सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, ये वहाँ पे सरफेस टेंशन जो है पानी का, उसे रिड्यूस कर देते हैं। अब पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से क्या होता है? तो हमारे कपड़े में जितने भी ये धब्बे, ये जितना भी ऑयल लगा होता है, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं बबल्स में, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो इसलिए जब हम लोग पानी निचोड़ते हैं तो पानी के साथ ये जो धब्बे जो थे ये चले जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन था, हमें क्या पूछा था कि हमारे घर में जो डिटर्जेंट यूज़ होते हैं कपड़े साफ करने के लिए, वो क्या किससे बने होते हैं? तो दोस्तों आंसर है सल्फोनेट। अब हमारे घर के डिटर्जेंट मोस्टली बने होते हैं सल्फोनेट से, और इनके दो नाम भी थोड़े से आप याद रख सकते हो। पहला नाम है सोडियम अल्काइल सल्फेट, और दोस्तों दूसरा नाम है सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये दो नामों को भी आप याद रख सकते हो, सोडियम और सल्फेट इनमें यूज होता है। तो चलिए अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट। अब दोस्तों इंसान को जो पसीना जो आता है, हमारे पसीने में से कौन से एलिमेंट्स जो है वो बॉडी एक्सक्रीट करती है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि हमें जो पसीना आता है, हमारे पसीने में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में तो वाटर होगा, ऑब्वियसली पानी है, फिर उसके बाद होता है दोस्तों सोडियम, फिर उसके बाद होता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पर हमारे स्वेट में कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और यही दोस्तों हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाता है। तो हम लोग जो ORS पीते हैं, ORS में भी दोस्तों यही सॉल्ट होते हैं। अब दोस्तों मैग्नीशियम और जिंक होता है, क्लोरीन भी होता है, और सल्फर और आयरन जो है दोस्तों ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं की जाते, टिपिकली इन्हें एक्सक्रीट नहीं करते। तो दोस्तों उसके साथ ही जिंक भी होता है। ओके, जिंक का भी एक थोड़ा सा पार्ट होता है। तो मैग्नीशियम और जिंक ये जो है ये दोनों होते हैं, उनमें से मैग्नीशियम की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, पर जिंक की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होती है, पर वो एक्सक्रीट तो होता है। अब यहाँ पर ये चार मेजर जो है ये जनरली हम लोग याद करते हैं। अब इन चार मेजर को हम लोग जब याद करते हैं तो फिर उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता? हमारा आंसर हो जाता मैग्नीशियम, कि भाई ह्यूमन स्वेट में से मैग्नीशियम जाता है। पर दोस्तों इन क्वेश्चन में पांचवा ऑप्शन भी थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है कि मोर देन वन भी है। तो दोस्तों हमारे स्वेट में से मैग्नीशियम तो एक्सक्रीट होता ही है,
पर मैग्नीशियम के साथ साथ छोटे से अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में जिंक भी एक्सक्रीट होता है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ई। अब ई क्यों होगा? तो हमारी बॉडी में से मैग्नीशियम और जस्त, ये दोनों, मैग्नीशियम और जिंक, ये दोनों एक्सक्रीट होते हैं। मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिंक की क्वांटिटी बहुत कम होती है, पर भाई एक्सक्रीट तो होता है। और एडिशनल पॉइंट दोस्तों ये कि हमारी बॉडी में से सल्फर और आयरन जो है ये एक्सक्रीट नहीं होते स्वेट के थ्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रोइल इस केमिकली, नीला तोता जो है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमें बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लू विट्रोविल इसका केमिकल नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि ये सोडियम सल्फेट है, दूसरा ऑप्शन है कि ये निकेल सल्फेट है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये कॉपर सल्फेट है, और चौथा ऑप्शन है ये आयरन सल्फेट है। अब दोस्तों ब्लू विट्रोविल जो है इसका नाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और ये इसका फॉर्मूला है CuSO4H2O। तो कॉपर सल्फेट ही दोस्तों ब्लू विट्रोविल होता है। और इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। किसके लिए? तो फंगीसाइड और अल्गीसाइड करके इसे यूज़ किया जाता है। अब फंगीसाइड मतलब क्या? तो जो भी फंगस वाली डिसीजेस है, फंगस के वजह से जो भी डिसीजेस होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए ब्लू विट्रोविल को यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि ब्लू विट्रोविल जो है उसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट, और दोस्तों इसे यूज़ किया जाता है फंगस को मारने के लिए। एग्रीकल्चर में इसे एज अ फंगीसाइड या अल्गीसाइड करके भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। अब दोस्तों ये वन ऑफ द बहुत इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि जो हमारा परमाणु होता है उसके केंद्र में जो हिस्सा होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या न्यूक्लियस कहते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप जानते हो कि एटम के सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और एटम के का जो न्यूक्लियस है वहाँ पर होते हैं दोस्तों प्रोटॉन जिनका चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का तो दोस्तों कोई चार्ज ही नहीं होता। इसके वजह से पूरे न्यूक्लियस पे जो चार्ज आ जाता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर पूछा जाता कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे होता है। पर यहाँ हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है? यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, सेंटर ये वर्ड इन्होंने यूज किया है। अगर इन्होंने हमें पूछा होता ना कि एटम में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर हम लोगों ने प्रोटॉन लिखा होता। एटम में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ही होता है, पर क्वेश्चन इन्होंने हमें क्या पूछा? सेंटर। तो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। वो आता किसके वजह से है? प्रोटॉन के वजह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ के क्वेश्चन में जो पूछा है उसी का आंसर देना था। तो दोस्तों इसका आंसर प्रोटॉन नहीं होगा, इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है जिसे बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, अ स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब ये मिश्र धातु कौन से एलिमेंट से बना है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आयरन एंड निकेल, लोहे और निकल के वजह से बना है। दूसरा है दोस्तों आयरन और क्रोमियम। तीसरा है दोस्तों कॉपर और क्रोमियम। चौथा है आयरन और जिंक। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट जो है हमारा स्टेनलेस स्टील जो है, जो एलॉय है, जो मिश्र धातु है, ये बना होता है दोस्तों क्रोमियम से। ओके, आयरन क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो आयरन होता है, क्रोमियम होता है, और स्मॉल क्वांटिटी में निकेल होता है। तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों 16% क्रोमियम होगा,
ओके। स्टेनलेस स्टील में दोस्तों यहाँ पर याद रखोगे आप कि यहाँ पे 70% तो आयरन होता है, पर 16% जो है ये क्रोमियम होता है, और दोस्तों 12% निकेल भी हो सकता है या मोलिब्डेनम भी हो सकता है। अब स्टेनलेस स्टील में जो मिश्र धातु जो है उसमें क्रोमियम को मिक्स क्यों करते हैं? तो दोस्तों क्रोमियम में ना कोरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टीज बहुत है। अब ये कोरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी मतलब क्या? तो दोस्तों इसके वजह से स्टील को जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाता है, एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने देखा आज के इस सेशन में। तो दोस्तों अगर लोहे को जंग ना लगे उसके लिए क्या करते हैं? तो उसमें एक जिंक की लेयर, गैल्वनाइजेशन, दूसरा हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, जिसमें क्रोमियम को मिक्स कर देते हैं 16%, वो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में 16% क्रोमियम होता है, जिसके वजह से ये रस्ट नहीं होता। अब दोस्तों क्या निकेल यहाँ पे होता है? निकेल होता है पर स्मॉल क्वांटिटी में। अगर हम लोग आयरन और निकेल का मिश्र धातु बनाएं, आयरन और निकेल के मिश्र धातु को एलॉय को क्या बोलते हैं? ओके दोस्तों, तो यहाँ पर निकेल अकेला जो है ये हमें स्टेनलेस स्टील नहीं देता। अकेले निकेल को मिक्स करने से हमें स्टेनलेस स्टील नहीं मिलेगा। स्टेनलेस स्टील के लिए हमें मिक्स करना होगा क्रोमियम को। अब वैसे ही दोस्तों कॉपर और क्रोमियम, अब कॉपर के साथ क्रोमियम को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील नहीं बनाते। स्टेनलेस स्टील में मेजर एलिमेंट जो होता है वो दोस्तों आयरन होता है। अब वैसे ही आयरन और जिंक की बात करें तो इसे हम लोग कार्बन को रस्ट होने से बचाने के लिए यूज करते हैं, रस्ट प्रिवेंट करने के लिए डेफिनेटली यूज करते हैं, पर वहां पर हम क्या करते हैं? गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन में हम लोग जिंक की लेयर चलाते हैं, उसको एलॉय नहीं बनाते, उसको मिश्र धातु नहीं बनाते। इसीलिए दोस्तों हमें जो ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, ये मिश्र धातु है, किसका है? आयरन और क्रोमियम का। ये मिश्र धातु है पर किसका है? तो आयरन और क्रोमियम का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे यूज किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अब ये किससे बना होता है? तो इसे स्लेक लाइम बोलते हैं, स्लेक लाइम। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या इसे जिप्सम बोलते हैं। अब दोस्तों देखो ये टॉपिक भी एनसीईआरटीज में दिया हुआ है और इस टॉपिक पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों ये बना होता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम से, जिसे हम लोग प्लास्टर के लिए यूज करते हैं। जब भी फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर जो मटेरियल यूज करते हैं प्लास्टर के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये बना होता है जिप्सम से। अब यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4। ओके, और H2O यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पर देखो आप सेम फॉर्मूला है, पर यहाँ पे पानी जो है आपको हाफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आधा ही मॉलिक्यूल है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दोस्तों जिप्सम का केमिकल नाम क्या है? ये भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं जिप्सम से, और जिप्सम का नाम जो है वो है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसीलिए जब हम लोग उसको पानी मिला के और उसकी पेस्ट बनाते हैं ठीक है दोस्तों, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP में जब पानी मिला के उसकी पेस्ट बनाते हैं वो एकदम सॉफ्ट होता है, पर जैसे ही वो सूख जाता है वो एकदम सॉलिड बन जाता है, मजबूत और कड़क बन जाता है, जिसके लिए हम लोग बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बना होता है जिप्सम से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग बोन प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं वो बना होता है जिप्सम से। और दोस्तों उसी के साथ अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। अब देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन क्या था? स्लेक्ट लाइम। और दूसरा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम।
इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम और इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब जब हम लोग दोस्तों इसमें पानी मिला देते हैं, इसको हाइड्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही दोस्तों स्लेक लाइम बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका स्लेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका क्विक लाइम। और दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है लाइमस्टोन और मार्बल्स में। तो दोस्तों उसके हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका क्विक लाइम और ये जो है स्लेक्ट लाइम, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अब यहाँ पर जहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अल्केन, दूसरा ऑप्शन है अल्कीन और तीसरा ऑप्शन है अल्काइन और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड तो नहीं आएगा। अब कार्बन जो बॉन्ड बनाते हैं, अब दोस्तों कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। और जनरली दोस्तों इनके नाम रखते वक्त इनका जो नॉमेनक्लेचर कन्वेंशन जो फॉलो किया जाता है वो ये होता है दोस्तों कि जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे अल्केन बोला जाता है और जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे दोस्तों अल्कीन बोला जाता है और जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं, उन्हें अल्काइन बोला जाता है। अब इसी को समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इथेन, ओके, इथेन मतलब अल्केन, जैसे अल्केन आया वैसे ही इथेन, मीथेन, प्रोपेन आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए सेकंड, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो बन जाता है अल्कीन, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया इथीन, वैसे ही मिथीन, और जो तीसरा बॉन्ड जो आता है अल्काइन, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया ये इथाइन, इथाइन। तो ऐसे इनके नॉमेनक्लेचर जो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं ये इस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं अल्कीन। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ये होगा अल्कीन। तो दोस्तों अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसे याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विनेगार। अब दोस्तों विनेगार का केमिकल नाम क्या है। अब ये टॉपिक जो है आपको 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटीज में मिल जाते हैं और इसको आपने बहुत अच्छे से याद भी करके रखा होगा। तो दोस्तों नेम ऑफ केमिकल नेम हमें पूछा है विनेगार का। तो पहला ऑप्शन है मिथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड और चौथा ऑप्शन है इथाइल एसीटेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम अच्छे से करके रखे हैं वो ये कि विनेगार को बोला जाता है एसिटिक एसिड। दोस्तों विनेगार को बोला जाता है एसिटिक एसिड और आपको बहुत सारी एग्जाम में उसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो दोस्तों विनेगार मतलब एसिटिक एसिड और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो इसे आप याद रख सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विनेगार का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड और इसका फॉर्मूला CH3COOH। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड यूज इन अ कार बैटरी। तो दोस्तों हमारे घरों में या कार में जो एसिड बैटरी यूज की जाती है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है जो हमने अभी देखा विनेगार, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो दोस्तों ये भी कॉमन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक एसिड।
और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। तो हमारी घर में जो लेड बेस एसिड बैटरीज को यूज किया जाता है, तो दोस्तों इनमें क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये जो एनोड और कैथोड जो मिलते हैं ये बने होते हैं लेड से। एनोड और कैथोड जो है दोस्तों ये बने होते हैं लेड से, और इनके बीच में जो लिक्विड जो होता है वो होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, और ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को सेव करते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि घर में जो कार में जो बैटरीज यूज होती है उनमें कौन सा एसिड होता है, तो दोस्तों हमारा आंसर है इनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस दैट कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल। अब दोस्तों सोडे की बॉटल हम लोग जब भी ओपन करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस बाहर आती है, या ये भी पूछा जाएगा कि जो सोडे की बॉटल होती है या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनमें कौन सी गैस होती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। अब आपने देखा है कि जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक को ऐसे शेक करते हैं और एक साथ उसको ओपन कर देते हैं तो पूरा जो लिक्विड है ऐसे फ्लो हो जाता है। अब ये किसके वजह से होता है, आपने कोल्ड ड्रिंक के साथ तो डेफिनेटली किया होगा। तो दोस्तों उसके पीछे जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जो सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इनमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है अंडर प्रेशर। प्रेशर देकर कार्बन डाइऑक्साइड को उस वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसीलिए जब भी आप इसको ओपन करते हो, जब भी आप ओपन करते हो तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, और जैसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा वो गैस दोस्तों बबल के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। और इसी के वजह से हम लोग जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ, जैसे कि वो लिक्विड एक साथ पूरा बाहर आ जाता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम लोग ग्लास ओपन करते हैं, बॉटल को ओपन करते हैं, तो हम लोग बेसिकली प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन जो है उसका आंसर है गैस दैट कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा बॉटल, वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस दोस्तों सोडा वाटर में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट इन अ ह्यूमन सिस्टम। अब इंसुलिन जो है दोस्तों ये किस चीज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, फैट्स का करती है, कार्बोहाइड्रेट का करती है, प्रोटीन का, या न्यूक्लिक एसिड का। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इंसुलिन पर हमें हमेशा क्वेश्चन आता है। इंसुलिन का रिलेशन हम जानते हैं डायबिटीज इस बीमारी के साथ होती है, और डायबिटीज क्यों होता है, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है और बॉडी उस बड़े वाले शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती, तब हमें डायबिटीज़ होता है। और बॉडी ब्लड में जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करती है एक हार्मोन से, जिसका नाम है दोस्तों इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, तो ये इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज है उसे रेगुलेट करता है। और ये इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ पर होती है, तो दोस्तों ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है पैनक्रीज ग्लैंड में। अब पैनक्रीज ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो स्टमक के नीचे, और पैनक्रीज में बीटा सेल होती है। तो दोस्तों पैनक्रीज ग्लैंड की बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसे कंट्रोल करना। अब ग्लूकोज ही तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, तो इसीलिए इंसुलिन किस चीज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, तो दोस्तों आंसर है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। अब इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है एस्पिरिन, तीसरा ऑप्शन है पैरासीटामोल, और चौथा ऑप्शन है सल्फाडायोजाइन। अब दोस्तों इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ के रखी है दोस्तों कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी, पेनिसिलिन। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो थी वो थी पेनिसिलिन। और इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था, उसका नाम था पेनिसिलिन।
और ये किससे बनी होती है? तो पेनिसिलियम मोल्ड। और ये क्या करती है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। और उसका किलिंग मैकेनिज्म कैसे है? तो दोस्तों बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, बैक्टीरिया को जो सेल वॉल जो होती है उसे ये बनाने नहीं देती, उसे ब्रेक करती है, जिसके वजह से उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो थी वो थी पेनिसिलिन, और इसे बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब दोस्तों एस्पिरिन क्या होती है? अब एस्पिरिन जो है दोस्तों ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन है। ये क्या करती है? तो ये हमें पेन से रिलीफ देती है, पेन से रिलीफ देती है, और इसे बोला जाता है दोस्तों एंटीपायरेटिक। अब ये एंटीपायरेटिक हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें पेन होता है या बुखार आता है। अब वैसे ही दोस्तों पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अब पैरासीटामोल का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो उसका दूसरा नाम है एसिटोमाइनोफेन। एसिटोमाइनोफेन क्या करता है? एसिटोमाइनोफेन ये फीवर, जो बुखार जो हमें आता है, उस बुखार को कम करने का काम करता है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज नहीं है। अब चौथा ऑप्शन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि दोस्तों ये जो सल्फाडाइजीन जो होती है, इनका यूज जो है एंटीबायोटिक्स की तरह यूज किया जाता है। ओके, और ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट करती है, इसीलिए इन्हें भी एंटीबायोटिक्स की तरह यूज किया जाता है, पर ये एंटीबायोटिक नहीं है। इसका वर्किंग फंक्शन अलग होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज किया जाता है, सल्फाडायोजीन को, पर ये एंटीबायोटिक में नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पेनिसिलिन। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 63rd बीपीएससी में हमें इतने ही साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हमने इन सारे क्वेश्चंस को देखा, इनका प्रॉपर एनालिसिस भी देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखा। अब दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप इसे बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सजेशन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्रफुल के _साइंस एंड टेक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगी, और आपको मैं रेगुलर बेसिस पे साइंस टेक का करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते रहूँगा। टिल देन दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली को मस्त इंजॉय कीजिए और जमकर पढ़ाई कीजिए। दिसंबर में आपकी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, उसके लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी दिवाली।